हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सार संग्रह है। हमारा टॉपिक चल रहा है ऊर्जा संसाधन अध्याय 14। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, पहले इनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। देखिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा से संबंधित सभी विषयों पर भारत सरकार का एक शीर्ष मंत्रालय है। मंत्रालय का व्यापक लक्ष्य देश में ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा का विकास करना है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अक्षय ऊर्जा की पहचान एक प्रमुख ईंधन के रूप में की गई है। भारत में 11 फरवरी 2022 तक नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता 1,05,854 मेगावाट थी, यानी 26.7%। गैर परंपरागत ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय लहरों, बायोमास आदि स्रोतों से प्राप्त होती है। ये संसाधन नवीकरणीय तथा प्रदूषण रहित है। भारत में ऊर्जा संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए इन स्रोतों को विकसित करने की जो है अत्यधिक आवश्यकता है। इसके बाद है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। पवन गैर परंपरागत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यह सस्ती, प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। पवन की गति ऊर्जा को जो है पवन की जो गतिज है, पवन को गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। सनमार्गी पवनों व पछुआ पवनों जैसी स्थानीय पवन प्रणालियों और मानसूनी पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए प्राचीन काल से किया जा रहा है। पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में स्थापित किए जाते हैं, जहां लगातार हवाएं चलती है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, अमेरिका, ब्रिटेन और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश है। देखिए, देश में सर्वाधिक पवन टरबाइन तमिलनाडु में मुपंडल पेरुगुड़ी यानी कन्याकुमारी के निकट में स्थापित किए गए हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किए गए हैं। देखिए, नागरकोइल तमिलनाडु और जैसलमेर राजस्थान देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तो नागरकोइल और जैसलमेर वर्तमान में सुजलान ग्रुप के द्वारा गुजरात के कच्छ में निर्मित 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई एशिया के सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। गुजरात और तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की सबसे अधिक क्षमता है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में, याद रखिएगा। महाराष्ट्र राज्य का सतारा जिला पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए यहां 500 टावर लगाए गए हैं, 500। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। इस मामले में विश्व के पहले 3 जो अग्रणी देश हैं, क्रम याद रखिएगा। पहला स्थान चीन का है, इसके बाद यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है, इसके बाद जर्मनी और इसके बाद भारत का स्थान आता है। तो भारत विश्व में चौथा स्थान रखता है पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामलों में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, 11 फरवरी 2022 के अंत तक भारत में पवन ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है 40,101 मेगावाट थी। शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्य कौन कौन से हैं, इसको याद रखिएगा। शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले जो राज्य हैं, पहला स्थान तमिलनाडु का है। ठीक है, कितना उत्पादन है? तो 9,231.77 मेगावाट की। इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 9 सितंबर 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 को स्वीकृति प्रदान की गई। भारत के
7,600 किलोमीटर लंबे विशाल समुद्र तट के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ में अपतटीय पवन ऊर्जा की क्षमता के प्रयोग के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा नीति सरकार ने सितंबर 2015 में घोषित किया। याद रखिएगा। देखिए, समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील के दूरी तक के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की पवन ऊर्जा क्षमता के विदोहन के उद्देश्य से लाई गई इस नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की 9 सितंबर 2015 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के प्रयोग बहुउद्देशीय हैं। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी लाभदायक है। भारत भी एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा की औसत मात्रा लगभग 1353 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन दो उपक्रमों को या प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है वे हैं फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी, दूसरा है सौर तापीय प्रौद्योगिकी। देखिए, फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी क्या है? तो फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी के द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। धूप को सीधे क्या किया जाता है? विद्युत में ट्रांसफर कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। अन्य सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है। यह लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और विद्युत उत्पादन में आसान है। सौर ऊर्जा सामान्यतः हेटेरो फसल शुष्कों यानी क्रॉप्स ड्रायर्स, कुकर्स, सोलर ड्रायर आदि जैसे उपकरणों में प्रयोग की जाती है। भारत के पश्चिमी भाग यानी गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा है, अधिक है। रामपुर गांव, देखिए रामपुर गांव जो है अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला देश का प्रथम गांव है। और ये रामपुर गांव कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 11 फरवरी 2022 तक भारत में ग्रिड इंटरएक्टिव सौर विद्युत की स्थापित क्षमता 5030 मेगावाट थी। मध्य प्रदेश में 130 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र नीमच क्षेत्र में, नीमच जिले में कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो 130 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र है नीमच जिले में वेल्सपन सोलर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है। ये मध्य प्रदेश में है। देश में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवाश्म ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसमें 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के सांभर साल्ट लिमिटेड में अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। यह क्षेत्र सांभर झील के समीप स्थित है। इस परियोजना की प्रस्तावित क्षमता जो है भारत की मौजूदा सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का 3 गुना है। इस परियोजना की कुल क्षमता 4000 मेगावाट की होगी। सूर्य ज्योति क्या है? केंद्र सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को कम लागत वाली पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा से प्रकाश देने वाले उपकरण सूर्य ज्योति की शुरुआत की। यह देश के उन शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा जहां बिजली की पहुंच नहीं है। इस उपकरण को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान में विकसित किया गया है। देखिए, इस उपकरण के संभावित उपयोगकर्ता 10 मिलियन से भी अधिक परिवार हैं। इसके उपयोग से 1750 मिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत हो जाएगी। लगभग 12.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होगा, जिससे स्वच्छ भारत एवं हरित भारत मिशन को प्रोत्साहन मिलेगा। इसकी विनिर्माण प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है? तो श्रम प्रधान होने से अर्थव्यवस्था में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। ठीक है, देखिए बात करें तो भारत का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट के बारे में, तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का जो सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग जो प्लांट है, जो प्लांटिंग किया गया है, देश का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट रामागुंडम। ठीक है, याद रखिएगा, देश का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट रामागुंडम पेदापल्ली जो कि तेलंगाना में है, यहां पे स्थापित किया जा रहा है।
इसका निर्माण नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के द्वारा किया जा रहा है। इस प्लांट की जो क्षमता होगी 447 मेगावाट की होगी, जिससे 2023 से प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है भारत का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन। भारत का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान के जैसलमेर के नोख में स्थापित किया जा रहा है। अमेरिका के पश्चात भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। इसके बाद है भारत का प्रथम कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट। 24 अप्रैल 2012 को प्रथम कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। यह प्रोजेक्ट गुजरात के मेहसाणा जिले के चंद्रासन गांव में नर्मदा नहर के ऊपर बनाया गया है। भारत का प्रथम सौर जल संयंत्र, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत का प्रथम सौर जल संयंत्र, देखिए नागालैंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा 13 जून 2014 को कोहिमा के तसीसीमा गांव में सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित जल शोधन परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस प्रकार के संयंत्रों की स्थापना, उनका रखरखाव एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता का कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के द्वारा संचालित किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा, जिसका निर्माण देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी की 100% सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड करेगी। इसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगा। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, इसके बारे में देख लेते हैं। ये सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है 10 जुलाई 2020 को 750 मेगावाट का रीवा अल्टा मेगा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ तहसील में स्थापित किया गया। यह एशिया के सबसे बड़े एकल दृश्य सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। यहाँ पे 250 मेगावाट की 3 उत्पादन इकाइयां स्थापित की गई है। इस परियोजना को नवाचार और उत्कृष्टता के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी मिल चुका है या मिला हुआ है। यह परियोजना राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक दिल्ली मेट्रो को आपूर्ति करने वाली पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा। देखिए समुद्र का जल महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण यानी ओटेक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। ओटेक यानी ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओटेक में समुद्र की ऊपरी सतह से 1000 मीटर की गहराई तक से ऊर्जा अवशोषित की जाती है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में जहां समुद्री तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, वहां ओटेक से ऊर्जा उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ओटेक ऊर्जा के लिए सबसे प्रयुक्त क्षेत्र हैं। समुद्री जल में पवन प्रवाह के कारण लहरें उत्पन्न होती हैं। जो समुद्री जल में है, समुद्री जल पवन प्रवाह के कारण यहाँ पे लहरें उत्पन्न होती हैं और इससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक पक्का चैम्बर तैयार किया जाता है, जिसमें टरबाइन लगा रहता है। दोलायमान जल स्तंभ, ठीक है, दोलायमान जल स्तंभ से टरबाइन के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। भारत में तट रेखा के किनारे कुल 40,000 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पादन की संभावना है। भारत का प्रथम समुद्री ज्वारीय विद्युत संयंत्र विझिंगम केरल में लगाया गया है। निकोबार द्वीप समूह में मुस पॉइंट में भी समुद्री तरंग ऊर्जा की अच्छी संभावना है। ज्वार, समुद्री जल, लहरें महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ज्वार के उठने और गिरने से संचालित यंत्रों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और हुगली की एक्सुअरी जो कि ज्वारनदमुख है, ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल है, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट की है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। तो याद रखिएगा, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहां पर बनाया गया था? फ्रांस में। भारत में लगभग 9000 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। 9000।
भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दो प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं। पहला है कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी यानी गुजरात तटीय क्षेत्र। यहाँ उच्चतम ज्वारीय रेंज 8 से 11 मीटर जबकि औसत ज्वारीय रेंज 5.23 से 6.77 मीटर है। इस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा की संभावित क्षमता 8,200 मेगावाट है। दूसरा है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र। यहाँ लगभग 5 मीटर ऊंची ज्वारीय रेंज है जबकि औसतन ज्वारीय रेंज 2.97 मीटर है। इस क्षेत्र की संभावित ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना लगभग 100 मेगावाट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय यानी जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इस ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका अतिरिक्त गीजर यानी गर्म जल के प्राकृतिक स्रोत, तो गीजर से निकलते जो गीजर होते हैं ये गर्म जल के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। इनसे निकलते गर्म पानी से भी ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है, ताप ऊर्जा। इसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। भूतापीय अंतर जहां भी अधिक होता है वहां निम्न गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है और इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है। देखिए मध्यकाल से ही गर्म स्रोतों यानी झरनों और गिजरों का उपयोग होता आ रहा है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में स्थापित किया जा चुका है। भूतापीय जो कह सकते हैं कि जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में स्थापित किया जा चुका है। भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास 1890 ईस्वी में बोएजे शहर इडाहो यूएसए में हुआ था, जहां आसपास के भवनों को ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपों का जो गर्म जल के पाइपों का जो जाल तंत्र है या नेटवर्क जो है बनाया गया था और यह संयंत्र अभी भी काम कर रहा है। तो यूएसए में याद रखिएगा। भूतापीय क्षेत्र, देखिए भारत में जो भूतापीय क्षेत्र है इसको ध्यान में रखिएगा। ये है आपका भूतापीय क्षेत्र, ये है, इधर है, ये है और देखिए ये सभी जो एरिया है ये और ये सभी एरिया भूतापीय क्षेत्र है। और जो ये इंडिकेट किया गया है इसमें जैसे जो है ये महत्वपूर्ण भूतापीय स्थल है, जैसे बक्रकेश्वर, ठीक है, बक्रकेश्वर है, सूरजकुंड है, तातापानी है और इसके बाद तुआ है, कैम्बे है, ये सभी जो है ये महत्वपूर्ण भूतापीय स्थल हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए 76 जो है उष्मा प्रवाह और 96 भूतापीय अवयव यानी शिष्ट प्रति किलोमीटर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत में इसकी क्षमता लगभग 600 मेगावाट है। भारत में 115 गर्म झरने हैं, 350 ऐसे स्थान हैं जहां भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। जम्मू और कश्मीर की पूगा घाटी, हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण क्षेत्र, महाराष्ट्र और गुजरात में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, नर्मदा सोन घाटी और दामोदर घाटी ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका आते हैं। इसके बाद है जैव ऊर्जा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है और जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका अवशिष्ट, औद्योगिक जो नगरपालिका अवशिष्ट होता है, जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं और अन्य अवशिष्ट शामिल होते हैं। यह तकनीक वायु रहित जैव पदार्थों के अपघटन यानी सड़न पर जो है आधारित है, जिसके द्वारा गैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस का उपयोग खाना पकाने में और रोशनी के लिए किया जाता है। 11 फरवरी 2022 तक भारत में बायोमास विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता 10,176 मेगावाट थी।
एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 25,000 मिलियन मीटर बायोगैस उत्पन्न करने की क्षमता है। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तनों का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा को प्रक्रमित करता है और ऊर्जा पैदा करता है। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाता है। जैव ऊर्जा ग्रामीण ऊर्जा संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह ऊर्जा का एक स्वच्छ और सस्ता स्रोत है जो सफाई और स्वास्थ्य में सुधार करता है तथा कृषि के लिए जैविक खाद तैयार करता है। नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली के ओखला में स्थित है। बायोमास उपयोग कार्यक्रम के दो प्रमुख घटक हैं। पहला है ब्रिकेट कार्यक्रम, दूसरा है बायोमास गैसीकरण। प्रथम कार्यक्रम के अंतर्गत अगर बात करें तो कृषिगत और अन्य अवशेषों से ईंटें बनाई जाती हैं जिनसे 14,000 मेगावाट समतुल्य शक्ति उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए तो गैसीकरण कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत लकड़ी की छीलन, नारियल के खोल और ऐसे ही अन्य बायोमास का उपयोग किया जाता है। बायोमास गैसीफायरों के 12 डिजाइन तापीय शक्ति उत्पादन, औद्योगिक उपयोग, जल को पंप करने आदि के लिए विकसित किए जा चुके हैं। बारगढ़ जैव ईंधन संयंत्र का शिलान्यास 10 अक्टूबर 2018 को उड़ीसा के बारगढ़ जिले के बौल सिंघा गांव में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के द्वारा स्थापित की जा रही द्वितीय पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन की एथेनॉल बायो रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया। यह अपने प्रकार का जो है देश का पहला बायो रिफाइनरी संयंत्र होगा जिसकी क्षमता 3 करोड़ लीटर वार्षिक फ्यूल ग्रेड एथेनॉल उत्पादन की होगी, जहां चावल की भूसी का फीड स्टॉक के रूप में उपयोग होगा। इसके बाद है बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका के द्वारा सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बायोगैस उत्पादन की सबसे अधिक क्षमता है। इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। अनुमानित क्षमता के उपभोग के दृष्टि से महाराष्ट्र 74% और गुजरात 62% अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी राज्य हैं। गोबर, जल, श्रमिक तथा स्थान के कमी के कारण और देश के कुछ भागों में निम्न तापमान के कारण विशेषकर जाड़े के मौसम में बायोगैस के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। देखिए, जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया के द्वारा बायोगैस संयंत्र में अवघटित होते हैं जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। बायोगैस के उत्पादन संबंधी तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए भारत में 3 बायोगैस केंद्र कोयंबटूर, उदयपुर और पूसा में स्थित है। याद रखिएगा। देखिए, 10 अगस्त 2018 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण ने रूको जो है, याद रखिए, रूको पहल का शुभारंभ किया। ठीक है, यानी जो रूको है, क्या है रूको जो है, इस पहल का जो उद्देश्य है उपयोग किए जा चुके खाद्य तेल के प्रयोग से जैव डीजल यानी बायोडीजल का उत्पादन करके पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। इसको याद रखिएगा। रूको क्या है? रूको हाइड्रोजन ऊर्जा, हाइड्रोजन एनर्जी। देखिए, यह ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने की नई प्रौद्योगिकी है। ठीक है, जो हाइड्रोजन एनर्जी है, यह क्या है? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने की नई प्रौद्योगिकी है। भारत ने इस दिशा में कार्य के लिए एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया है।
परिवहन के क्षेत्र में इंजनों के आंतरिक दहन में हाइड्रोजन का अनुप्रयोग प्रदर्शित किया जा चुका है। देश में हाइड्रोजन से चलने वाले 2 पहिया 3 पहिया वाहनों, ऊर्जा उत्पादन सेटों आदि का विकास और प्रदर्शन किया जा चुका है। हाइड्रोजन से चलने वाली मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के फील्ड परीक्षण, हाइड्रोजन से चलने वाली जो मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियां हैं, इनके फील्ड परीक्षण की पायलट परियोजना निर्माणाधीन है। और डिस्टिलरी के अपशिष्ट से हाइड्रोजन उत्पादन का एक पायलट संयंत्र लगाया जा चुका है। तो याद रखिएगा, डिस्टिलरी, इसका अपशिष्ट से हाइड्रोजन उत्पादन का एक पायलट संयंत्र लगाया जा चुका है। इसके बाद ऊर्जा संकट, ऊर्जा संकट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऊर्जा संकट क्या है? देखिए, जो ऊर्जा संकट है, ऊर्जा संकट एक आर्थिक समस्या है जो ऊर्जा के अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उत्पन्न होता है, जिससे आवश्यक ऊर्जा का मूल्य अचानक जो है बढ़ जाता है। जनसंख्या में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण ऊर्जा की मांग जो है बढ़ गई है। विशेषकर परंपरागत स्रोत वाले क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग जो है अधिक बढ़ी है। भारत में ऊर्जा की खपत 12% प्रति वर्ष से अधिक की दर से बढ़ रही है। ऊर्जा की कमी के कारण बारंबार बिजली का काटना, जो ऊर्जा के कमी जो है, इसके कारण, ऊर्जा के कमी के कारण क्या होता है, बिजली को बार बार काट दिया जाता है। लोड शेडिंग, कारखानों का बंद होना इत्यादि देखा जा सकता है, जिसके कारण कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन घट गया है। ऊर्जा संकट का एक कारण औद्योगिक, परिवहन, कृषि एवं नगरीय आदि क्षेत्रों में ऊर्जा की तेजी से बढ़ती मांग के अनुसार उत्पादन में बढ़ोतरी का न होना है। देश में जो है आज आधे से अधिक खनिज तेल की मांग की पूर्ति आयात से की जा रही है। नए तेल क्षेत्रों की खोज और उत्पादन की शुरुआत के बावजूद इसमें कमी आने की जो है संभावना क्या है, नहीं है। देखिए, इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो कोयला संसाधन देश के एक सीमित क्षेत्र में केंद्रित है और इसके आगामी 6 से 7 दशकों तक चलते रहने की संभावना है। इसका परिवहन एक बड़ी समस्या है और इसके उपयोग से भी पर्यावरण का जो संकट है दिनों दिन गहराता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश में यूरेनियम की कमी परमाणु ऊर्जा विकास में सबसे बड़ी बाधा है। देश में ऊर्जा संकट का दूसरा पहलू कुप्रबंधन, शक्ति गृहों की कम कुशलता, श्रमिक समस्या, बिजली चोरी, बिजली क्षय आदि से संबंध है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे होगा? तो देखिए, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा जो है एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा में निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की विभिन्न परियोजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास से सतत पोषणीय मार्ग विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की आवश्यकता का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीकों के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती है। देखिए, संसाधनों के संरक्षण के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन, तरंग, भूतापीय आदि ऊर्जा के असमाप्य स्रोत हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, पवन, तरंग, भूतापीय आदि का। इसके बाद राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 जो है अक्टूबर 2021 में राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक का दूसरा संस्करण ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ऊर्जा दक्षता अर्थव्यवस्था के लिए गठबंधन के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। यह सूचकांक देश के सभी राज्यों में ऊर्जा उत्सर्जन के प्रबंधन में होने वाली प्रगति पर ध्यान देने में और राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने में और कार्यक्रम क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारतीय परिवहन एवं संचार व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ की
आवश्यकता है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।